हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। बच्चों, पिछली क्लास में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा था और हमने देखा था कि विद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण होता है वो कितनी इंपॉर्टेंट राशि होती है। और हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखी थी कि विद्युत द्विध्रुव को जब बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह किस प्रकार व्यवहार करता है, यानी उस पर एक बल आघूर्ण लगता था और वो बल आघूर्ण उसे विद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता था। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो विषय हमारे इस प्रकार हैं। सबसे पहले बाह्य विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत द्विध्रुव रखा जाता है उस पर लगने वाले बल आघूर्ण की दिशा। बच्चों, दिशा पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं तो हमें दिशा को समझना पड़ेगा सही से। उसके बाद बच्चों विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, विद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है वो 0 होता है, लेकिन उसके बाद भी विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र को आरोपित करता है। तो हम दो तरीके से विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, एक द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर, एक द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने देखा था जब किसी द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है थीटा कोण पर, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है। तो बच्चों, ये बल आघूर्ण हम जानते हैं कि द्विध्रुव को घुमाने की कोशिश करता है और सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। बच्चों, इसका फॉर्मूला हमने देखा था टॉर्क = P sin थीटा। लेकिन बच्चों, इस बार हमें अब जो हम देखने जा रहे हैं वो बल आघूर्ण की दिशा को देखने जा रहे हैं कि बल आघूर्ण की दिशा हम कैसे निकालते हैं। तो हमने इसका सदिश रूप देखना पड़ेगा। जो हम देख सकते हैं कि टॉर्क का जो हमने सदिश रूप निकाला हुआ है P क्रॉस E निकाला हुआ है, जो तीनों ही हमारे पास टाइम सदिश राशियां हैं। बच्चों, इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, आप जानते हैं, यानी सदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसको हम ध्यान से देखें। अगर इस चित्र में तो P हमारे पास जो है -q से +q द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है। विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार है, यानी हम कह सकते हैं P और E के बीच का जो एंगल है बच्चों वो थीटा है। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों, अगर हम यहाँ इस जो हमारे पास ये समीकरण है, इसको हम तीनों सदिश राशियों को कोशिश करेंगे इनमें से दो राशियों को हम x y में दिखाएं। तो हमने एक 3 डायमेंशनल एक्सिस लिया है। x एक्सिस पर हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा दिखाई है और थीटा कोण पे बच्चों हमने किसको दिखाया, द्विध्रुव आघूर्ण को दिखाया। ठीक है बच्चों। अब हम जरा फॉर्मूले से देखते हैं कि हमें बल आघूर्ण की दिशा क्या दिखेगी। बच्चों, ये तो तय है कि बल आघूर्ण की दिशा उस तल के लंबवत होगी जिस तल में द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र रखे गए हैं। क्यों? क्योंकि लाइन्स में आपने पढ़ा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट यानी सदिश गुणनफल से दो भौतिक राशियों के सदिश गुणनफल से जो राशि प्राप्त होती है वो उस तल के सदैव लंबवत होती है जिस तल में वो दोनों सदिश राशियां होती हैं। ठीक है बच्चों। तो ये तो तय है कि अगर P और E XY तल में है तो जो बल आघूर्ण की दिशा होगी वो उन तल के लंबवत यानी Z अक्ष की तरफ होगी। लेकिन बच्चों, क्या वो बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी, किस तरीके से होगी? बच्चों, यहाँ पे मैं थोड़ी सी बात बता दूँ, ये Z अक्ष हम जो बोर्ड पे दिखाते हैं वो, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है और बोर्ड जो होता है वो 2 डायमेंशनल एक्सिस होता है। तो इस तरह से Z को हम दिखाते जरूर, लेकिन असली में आपको कैसे समझना है कि XY तल के जो लंबवत होता है वो Z एक्सिस इस तरीके से होता है। अब अगर Z एक्सिस पॉजिटिव आएगा तो बाहर की तरफ होगी और Z एक्सिस नेगेटिव आएगा तो अंदर की तरफ होगी। ठीक है स्टूडेंट। तो अब थोड़ा ध्यान से देखें कि बच्चों, आप अगर देखें हमारे फॉर्मूले में P क्रॉस E, यानी हमें P से चलना है और E की तरफ आना है। तो बच्चों, दो तरीके से एंगल हम लेते हैं, आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर एंगल हम इस तरीके से लेते हैं, ये जो एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, तो बच्चों ये थीटा पॉजिटिव लिया जाता है। और बच्चों, अगर हम एंगल इस तरीके से ले लें, इस प्रकार यानी क्लॉकवाइज, तो बच्चों यही एंगल नेगेटिव लिया जाता है, ये आपको पता होगा। तो बच्चों, यहाँ पे एंगल कैसा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो इसका मतलब जो भी हमें मान प्राप्त होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में, ऋणात्मक दिशा में प्राप्त होगा। तो बच्चों, अगर Z की पॉजिटिव दिशा बाहर की ओर है तो जब थीटा निगेटिव होगा यानी ऋणात्मक होगा तो Z की दिशा निगेटिव डायरेक्शन यानी अंदर की ओर हो जाएगी। तो इसको हम अगर ऐसे देखें तो Z की दिशा अंदर की ओर होगी। ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे अगर हम नोट करके एक बात लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं बच्चों, बल आघूर्ण की दिशा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण की दिशा कैसी होगी बच्चों? बल आघूर्ण की दिशा हम कह सकते हैं उस तल के लंबवत यानी तल के लंबवत। तो बच्चों, कौन किस तल के लंबवत? तो हम कहेंगे जिसमें P व E स्थित है, P व E स्थित है, हम कह सकते हैं वेक्टर P और वेक्टर E स्थित है, हमेशा उस तल के लंबवत होती है। ठीक है बच्चों। बच्चों, इस पे बोर्ड पे क्वेश्चन पूछा गया 1 मार्क्स में, आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों।
तो अब हम आगे का देखेंगे कि ये हमारा बच्चों, मैं आपको बता दूं, विद्युत आगुण से जो रिलेटेड हमारा विद्युत क्षेत्र में रखने का व्यवहार है कि विद्युत क्षेत्र में विद्युत आगुण किस प्रकार व्यवहार करता है, ये हमारा पूरा होता है। अब हम विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखेंगे। यहाँ से जो डेरिवेशन शुरू होते हैं बच्चों, बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और ये डेरिवेशन है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का निकालना। तो बच्चों, विद्युत द्विध्रुव अपना एक विद्युत क्षेत्र आरोपित करता है, किसी बिंदु पर हम उस विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे। बच्चे यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, क्या द्विध्रुव पे नेट आवेश होता है? बच्चों, द्विध्रुव पे नेट आवेश शून्य होता है, उसके बाद भी द्विध्रुव अपना एक विद्युत क्षेत्र लगाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, इसमें हम एक द्विध्रुव लेंगे इस प्रकार, एक माइनस क्यू आवेश और एक हमने यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू आवेश, इस प्रकार से ले लिया। ठीक है स्टूडेंट, बल्कि इसको हम, चूंकि हमें विद्युत क्षेत्र दिखाना पड़ेगा, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं जिससे आपको अपनी दिशा दिखाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, और हम जानते हैं इसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है, और यहाँ से जो इसकी लेंथ होती है बच्चों वो कितनी होती है 2a, यानी ये भी A होती है, ये भी A। तो बच्चों हम A और A दिखाएंगे, हम 2a दिखाएंगे ही नहीं, 2a से आप परेशान रहेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका अक्षीय अक्ष कौन सा होगा? तो बच्चों चाहे तो हम अक्ष यहाँ ले लें, चाहे अक्ष यहाँ ले लें, ये सब इसका बिंदु का अक्ष कहलाएगा। तो इसमें कभी आप परेशान मत होना। अब इस अक्ष पे हमने यहाँ पे बिंदु P मान लिया इस प्रकार। बच्चों एक बात ध्यान रखना, जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु का जो दूरी ली जाती है वो हमेशा द्विध्रुव के सेंटर से ली जाती है, यहाँ से, जिससे हमने R मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार आप देख सकते हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें कि अगर सेंटर से उसकी बिंदु P की दूरी R है तो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से उसकी दूरी कितनी होगी? तो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो माइनस क्यू आवेश से उस बिंदु P की दूरी हो जाएगी R प्लस A। आप देख सकते हैं R में A जुड़ जाएगा, और प्लस क्यू आवेश से उस बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? R माइनस A। देख सकते हैं आप लोग। तो ये हमने इस प्रकार देख लिया। अब हमें बिंदु P पे पूरे द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र पता करना है, जिसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग आवेश का विद्युत क्षेत्र देखेंगे। पहले अगर हम ऋणात्मक का आवेश का देखें बिंदु P पर, तो आपको पता है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बच्चों? इस दिशा में, क्योंकि ये ऋणात्मक आवेश है तो बिंदु P पर जो इसकी दिशा होगी वो ये होगी बच्चों। इसे हम E माइनस क्यू से दिखा देंगे, जिससे हमें पता रहेगा कि ये इस तरफ है। बच्चों प्लस क्यू आवेश की जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो इस तरफ होगी, E प्लस क्यू। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं दोनों विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इन दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो किस तरफ होगा? तो इसमें हम एक सूत्र यूज करेंगे जो हम जानते हैं, किसी बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं किस आवेश की दूरी बिंदु P से ज्यादा है। तो बच्चों माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी ज्यादा है और प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी कम है। तो इसका मतलब जिसकी दूरी कम होगी वो विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा। तो धनात्मक आवेश के ऊपर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ऋणात्मक का कम होगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा, दिशा जो होगी उसकी, वो धनात्मक आवेश की विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो जो हमारे पास परिणामी, या हम कह सकते हैं नेट विद्युत क्षेत्र आएगा, उसकी दिशा धनात्मक आवेश की दिशा की तरफ होगी, क्योंकि उसका वेक्टर, उसका सदिश ज्यादा बड़ा है। तो इस प्रकार से हमने देख लिया जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार होगी। और हम ये देख सकते हैं कि दोनों ही विद्युत क्षेत्र जो कि सदिश राशि हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा बच्चों, जो नेट हमारे पास आएगा उसका हमें परिणामी वेक्टर चाहिए, यानी परिणाम चाहिए। तो बच्चों उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, या हम उसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार दोनों के हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे हमें उसका सदिश जोड़ करना है, तो हम कहेंगे E प्लस क्यू प्लस E माइनस क्यू, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हमने जो समीकरण बनाई, जो हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा विद्युत द्विध्रुव का, वो इस प्रकार प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम दोनों विद्युत क्षेत्र का मान रखेंगे, धनात्मक का भी ऋणात्मक का भी। तो हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र में क्या आता है बच्चों? K आता है। और बिंदु जो हम कहते हैं स्रोत आवेश, अगर हम माइनस लेंगे या हम पहले प्लस ले लेते हैं, तो प्लस का जो आवेश आएगा वो प्लस क्यू आएगा, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों? जो प्लस आवेश की दूरी थी आप चित्र में देख सकते हैं वो थी R माइनस A का स्क्वायर, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, हमें करना है बच्चों सदिश जोड़, तो हम प्लस लगाएंगे, लेकिन सदिश जोड़ में हमें दिशा का ध्यान रखना है। तो अगर हमारे पास ये पहला विद्युत क्षेत्र हो गया तो दूसरा विद्युत क्षेत्र उसके विपरीत है, तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, और K आएगा क्योंकि दूसरा आवेश Q है, माइनस साइन हमने ले लिया है,
और अपॉन में आप जानते हैं r प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको हम नाम लिख देते हैं समीकरण 2। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों इसमें हम बहुत ध्यान से अगर एक चीज़ ध्यान से देखें तो आप आराम से देख सकते हैं, जो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा उसमें k बाहर आ जाएगा, q भी बाहर आ जाएगा और हमारे पास मिलेगा हमें 1, यहाँ पे 1 बचेगा बटा r माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस आएगा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, बच्चों को नीचे का हम एलसीएम लें तो हमें क्या मिलेगा, k q, ये आ जाएगा बच्चों r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार। और ये आ जाएगा r प्लस आर स्क्वायर ये आ जाएगा, तो यहाँ पे बच्चों क्या आएगा, r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर, इस प्रकार आ जाएगा बच्चों। अब हम अगर इसे देखें तो E नेट बराबर के क्यू, तो बच्चों अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम खोल ही देते हैं, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r। और बच्चों जब इसको खोलेंगे, अभी हम एक काम करते हैं, ये ब्रैकेट ऐसे ही रख देते हैं, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2r, और बच्चों ये हो गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो जब ये माइनस खुलेगा तो ये माइनस का हो जाएगा, जो इससे कट जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये जुड़ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया। बच्चों हमें क्या प्राप्त हुआ, E जो हमारे पास परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा द्विध्रुव का, वो बराबर होगा 4ra अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें से आपको मैं बता दूँ अगर आप ध्यान रखें, के क्यू हमारे पास पहले से ही था, इस प्रकार से के क्यू तो था ही हमारे पास। बच्चों हम हमेशा जो द्विध्रुव की जो लंबाई होती है यानी a, तो q और इस 4 का अगर हम 2 ले लें साथ में और a ले लें तो q इंटू 2a हमेशा साथ में लिखा जाता है बच्चों। ये कोशिश करनी है हमेशा कि हमें ये टर्म मिल जाए, उसके बाद हमें k मिलेगा इस तरीके से, और हम कह सकते हैं एक 2 और आएगा, यहाँ पे हमारा एक 2 बचेगा इस प्रकार, और अपॉन r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों ये हमने ऐसा क्यों किया है कि q और इस 4 का 2 लेके इस a के साथ देगा, तो बच्चों ऐसा इसलिए किया हुआ है, आप जानते हैं, बहुत ध्यान से देखें अगर, कि q इंटू 2a ये बराबर होता है p के, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि q इंटू 2a जो p होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों। ये जितने भी द्विध्रुव आघूर्ण के डेरिवेशन है वो हमेशा इसी टर्म में लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, 2 हम यहाँ पे ले लेंगे, k हमारे पास आ गया, ठीक है स्टूडेंट, और q इंटू 2 हमारे पास p बन गया, ये r हमारे पास है, और ये आ गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास आया परिणामी विद्युत क्षेत्र किसका, द्विध्रुव का। बच्चों मैं आपको इसमें बहुत ध्यान से एक बात बताता हूँ, वैसे तो मैं इसे लिखवा भी सकता हूँ और आप रट भी लोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। बच्चों यहाँ पे अगर आप देखें, इस टर्म को ध्यान से देखेंगे, ये जो a है ये क्या है, तो जरा इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो टर्म है बच्चों माइनस क्यू प्लस क्यू, ये हमारा द्विध्रुव हो गया, ये सेंटर हो गया। बच्चों ये द्विध्रुव की आधी लंबाई है a, ठीक है बच्चों, और हम जानते हैं जो बिंदु हमारे पास है वो यहाँ पे है जिसका दूरी r है। तो बच्चों द्विध्रुव होते क्या है, द्विध्रुव एक अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, जिनकी संरचना इस प्रकार होती है कि उनपे आवेश होते हैं धनात्मक ऋणात्मक और दोनों समान। तो बच्चों इनकी जो लेंथ होती है टोटल, अगर मैं बात करूँ टोटल 2a लेंथ ही बहुत छोटी होती है, तो इनकी आधी लेंथ तो बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब जो r है वो ग्रेटर देन a, यानी r जो दूरी होगी वो a से बहुत ज्यादा होगी। अगर r a से ज्यादा होगी तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो r स्क्वायर होगा वो ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो हम a स्क्वायर को, चूंकि यहाँ पे हम इस सूत्र को थोड़ा सिंपल करेंगे, हम इस सूत्र को ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए हम कह सकते हैं जो a स्क्वायर है वो नगण्य है, उसे हम नगण्य कर सकते हैं, a स्क्वायर नगण्य है। तो यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा सिंपल सूत्र प्राप्त करने के लिए a स्क्वायर को यहाँ पे थोड़ा सा नगण्य मान लेंगे, तो हमारे पास जो प्राप्त होगा बच्चों को ये प्राप्त होगा E नेट बराबर 2k PR। अगर a स्क्वायर को नगण्य माने तो बच्चों r और स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर, तो यहाँ पे प्राप्त होगा r4। तो यहाँ से अगर ये पावर गई तो हमें क्या प्राप्त हुआ बच्चों, 3 प्राप्त हुआ। अब बच्चों हम इसे कैसे कह सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं k 2p अपॉन r क्यूब।
तो बच्चों ये हमारे पास विद्युत द्विध्रुव का परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ जो K इंटू 2P अपॉन R क्यूब। बच्चों K का मान आप जानते हैं क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कूलम्ब के नियम में। तो हम ये भी कह सकते हैं जो हमारे पास E नेट प्राप्त होगा, E नेट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों ये हमारा जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है द्विध्रुव का, उसका पूरा डेरिवेशन है जो आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P अपॉन R क्यूब। बच्चों ये बहुत बोर्ड में पूछा जाता है। अब हम बस ये देखेंगे कि वे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है इसकी दिशा क्या होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी नेट विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करेंगे। तो हमें जो है ई नेट की दिशा, इसकी दिशा क्या होगी इस पे बात करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें लिखना चाहिए और ये आता भी है पूछने के लिए, और डेरिवेशन में जब आता है तो हमें बताना चाहिए। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से अगर हम दोबारा से अपना एक डायग्राम देखें, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और अगर हम देखें कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है जो P है उसकी दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस P, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखें तो जो हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र था जो हमने दिखाया था P पॉइंट पे, वो डायरेक्शन थी E नेट, इस प्रकार। तो बच्चों हम फॉर्मूले में भी देख सकते हैं, R एक अदिश राशि है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इससे तो निकलेगी नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकलेगी P से। अगर हम इसे सदिश रूप में लिखना चाहें तो बच्चों कैसे लिखेंगे, E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P एक सदिश राशि है बच्चों। तो इसका मतलब हमें साफ प्राप्त होता है कि जो दिशा P की होगी वही दिशा किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो P की दिशा बच्चों है -Q से +Q, तो हम कह सकते हैं E नेट की दिशा P की दिशा के अनुदिश होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसे हमें बहुत ध्यान से करना है। डायरेक्शन बच्चों कभी भी हम डायरेक्शन इस प्रकार नहीं लिखेंगे कि -Q से +Q, हम दिशा लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की P की दिशा के अनुदिश। ठीक है स्टूडेंट, तो डेरिवेशन हमारा पूरा होता है। इसके बाद हम दूसरा डेरिवेशन पढ़ेंगे जो अगली क्लास में करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र हम विषुवतीय तल पर कैसे निकालते हैं। बच्चों विषुवतीय तल पर विद्युत द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, और इसको थोड़ा ध्यान से भी समझेंगे क्योंकि अक्षीय बिंदु पर जो हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं उसके कंपैरिजन में इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, ये बोर्ड में बहुत बार आपके लिए पूछा गया है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे। बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ विषुवतीय तल किसे कहते हैं। बच्चों अगर हम कोई द्विध्रुव ले लें जैसे -Q और +Q, और हम जानते हैं उसकी जो टोटल लंबाई है 2a होती है, तो मैंने आधा आधा हाफ कर दिया a और a। बच्चों अगर हम उसके मध्य बिंदु से उसके सेंटर से एक लंबवत कोई रेखा खींचें और इस लंबवत रेखा पे कोई भी बिंदु ले लें तो ये बिंदु उसके विषुवतीय तल पर कहलाएगा, यानी ये जो रेखा है ये इसके विषुवतीय तल पर है। क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान से एक बात देखना, अगर मैं इस बिंदु P को इस ऋणात्मक द्विध्रुव के ऋणात्मक आवेश से मिलाता हूँ इस प्रकार, ठीक है बच्चों, तो जितनी दूरी बिंदु P की -Q से होगी ऋणात्मक आवेश से, अगर उसी प्रकार मैं P को धनात्मक आवेश से मिलाता हूँ तो उतनी ही दूरी बिंदु P की धनात्मक आवेश से होगी। तो बच्चों ऐसी जो बिंदु होता है जिसकी दोनों आवेश से दूरी समान हो उसे हम कहते हैं कि वो बिंदु विषुवतीय तल पर रखा गया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस द्विध्रुव का इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे किस प्रकार निकलता है। तो बच्चों हम एक काम करते हैं, इस बिंदु P की द्विध्रुव के जो केंद्र से दूरी है उसे r मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना ये दूरी जो हमारे पास है ये r है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दूरी यहाँ से ये हमने r मान ली इस प्रकार, ये दूरी r मान ली हमने। अब बच्चों हम जरा ध्यान से देखेंगे कि चूंकि हम एक एक आवेश को देखते हैं, सबसे पहले -Q का देखेंगे कि बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र किस प्रकार होगा। तो बच्चों -Q का विद्युत क्षेत्र हम जानते हैं बिंदु P पर -Q की तरफ होगा इस प्रकार, जिसे हम बोल देते हैं E-Q, जैसे हमने पहले भी किया था। ठीक है स्टूडेंट, बच्चों अगर हम देखें कि +Q का जो विद्युत क्षेत्र है वो बिंदु P पे किस प्रकार होगा, तो बच्चों वो +Q से बाहर की तरफ होगा, बिंदु P पे बाहर की तरफ। तो ये भी हम जानते हैं, तो ये हम दिखाएंगे इस तरीके से।
इसका नाम हम रख देते हैं E प्लस क्यू। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच्चों अच्छा ये दोनों क्योंकि आवेश समान है और दूरी भी दोनों समान है, तो वेक्टर के जो हमारे पास लेंथ है, लंबाई, वो लगभग बराबर लगनी चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा बराबर दिखा देते हैं इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट। अब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुए, एक माइनस क्यू आवेश का E माइनस क्यू, एक प्लस क्यू आवेश का E प्लस क्यू। बच्चों हमें निकालना है परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो इनका परिणामी विद्युत क्षेत्र किस प्रकार निकलेगा, इसके लिए बच्चों मैं आपको एक चीज याद करवाता हूँ। 11th में हम देखते हैं, आपको मैंने पहले भी बताया है, अगर हमारे पास दो वेक्टर हो इस प्रकार, एक वेक्टर A और एक वेक्टर B, और बच्चों वो आपस में किसी एक पॉइंट पे काम कर रहे हो या एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो और उनके बीच का जो कोण है वो थीटा हो, एंगल थीटा। तो बच्चों इन दो वेक्टर का परिणामी वेक्टर क्या होता है, इन दो वेक्टर का परिणामी वेक्टर होता है, अगर मैं B से A के समांतर एक रेखा खींच दूं और A से B के समांतर एक रेखा खींच दूं, तो हमें एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त होता है। इस समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होगा बच्चों, ये अगर मैं बात करूं इस विकर्ण की, ये जो विकर्ण होगा हमारे पास, ये विकर्ण उस जो वेक्टर A और B है उनका परिणामी वेक्टर कहलाएगा इस प्रकार। ये एंगल तो थीटा था ही, ये वाला एंगल थीटा है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें इस प्रकार, ये एंगल हमारे पास थीटा है। तो आप देख सकते हैं अगर दो वेक्टर किसी भी एक बिंदु पर कार्यरत हो या एक बिंदु पर स्टार्ट हो रहे हो, तो A और B, तो उनका जो परिणामी वेक्टर होता है वो R होता है। ठीक है। इस प्रकार अगर हम E माइनस क्यू और E प्लस क्यू का परिणामी विद्युत क्षेत्र देखें तो वो क्या होगा बच्चों, तो हम कह सकते हैं, अगर मैं इनके नाम रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसका नाम मैं A रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे मैं अगर B रख देता हूँ, तो मैं कहता हूँ अगर A से मैं B के समांतर रेखा खींचूं तो मैं किस प्रकार खींच सकती है बच्चों, वो इस प्रकार खींचेगी, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसका नाम C रख देता हूं तो इस बिंदु से अगर मैं ये जो वेक्टर हमारे पास AP है इसके समांतर एक रेखा खींचूं तो वो इस प्रकार खींचेगी, इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कह सकता हूं, अगर आप ध्यान से देखें, इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं, ऐसे। तो बच्चों आप देखिए, अगर इसको हम देखें, इसका परिणामी वेक्टर क्या होगा, इसका परिणामी वेक्टर अगर हम बात करें तो इसका परिणामी वेक्टर हम कह सकते हैं, हमें एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हुआ और ये दो वेक्टर A और B, एक ही बिंदु P पे स्टार्ट है जैसे यहाँ पे है, तो इस P से अगर हम समांतर चतुर्भुज का विकर्ण लें इस प्रकार, तो बच्चों ये जो है हमें परिणामी वेक्टर देगा। ठीक है बच्चों। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, अगर इस एंगल को या इस कोण को थोड़ी देर के लिए मैं थीटा मान लूं, तो जितना कोण ये होगा उतना कोण ये भी होगा, दोनों कोण थीटा है। तो हम ध्यान से देख सकते हैं, अगर ये थीटा होगा तो ये वाला कोण भी कितना होगा बच्चों, थीटा ही होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। अगर हम ये वाला थीटा देखें तो ये वाला कोण भी थीटा ही होगा। ठीक है बच्चों। अब थोड़ा ध्यान से अगर हम एक बात देखें, अगर कोई सदिश राशि किसी कोण पर किसी दूसरी रेखा के साथ झुकी होती है तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। तो बच्चों इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसका एक लंबवत कंपोनेंट होगा इस तरफ, जिसे हम कह सकते हैं E साइन थीटा, E प्लस क्यू साइन थीटा। ठीक है स्टूडेंट। इसका एक दूसरा कंपोनेंट होगा जो कोण वाली रेखा के साथ होगा, और उसे हम क्या कह सकते हैं बच्चों, E कॉस थीटा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है कि इसका जो कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट हो गए। इसी प्रकार से मैं E माइनस क्यू का भी कंपोनेंट कर सकता हूं। E माइनस क्यू का एक कंपोनेंट इसी के पास ही होगा, जिसे मैं कह सकता हूं E माइनस क्यू कॉस थीटा। और बच्चों E माइनस क्यू का एक लंबवत कंपोनेंट होगा जो इसके विपरीत होगा, यहाँ पे E माइनस क्यू साइन थीटा। तो आप देख सकते हैं कि हमने सारे कंपोनेंट कर दिए हैं। इसमें अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों चार्ज भी सेम है, आवेश सेम है, दोनों की दूरी सेम है। तो इस बिंदु P पर E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों समान है, तो इनके दोनों कंपोनेंट, चाहे वो कॉस थीटा वाले ले लें चाहे साइन थीटा, दोनों समान होंगे। लेकिन कॉस थीटा के जो कंपोनेंट है वो एक ही दिशा में है, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। प्लस क्यू साइन थीटा और माइनस क्यू साइन थीटा के कंपोनेंट आपस में बराबर है पर विपरीत दिशा में है, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इन दोनों का विद्युत क्षेत्र को निकालने में कोई भी योगदान नहीं होगा।
तो स्टूडेंट्स अब हम कह सकते हैं कि हमें माइनस क्यू और प्लस क्यू जो द्विध्रुव पे दो आवेश थे उनका जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो किस प्रकार प्राप्त होगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं वो विद्युत क्षेत्र का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो हमें प्राप्त होगा दोनों आवेश के क्षैतिज घटक यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से। तो हम कह सकते हैं एक E प्लस क्यू कॉस थीटा इस प्रकार, और दूसरा बच्चों होगा E माइनस क्यू कॉस थीटा इस प्रकार। तो ये दोनों को हमने इस प्रकार मॉडुलस में बंद कर दिया है। ये आपका इस बता रहे हैं कि हमें E प्लस क्यू कॉस थीटा का परिणामी वेक्टर चाहिए यानी परिणाम चाहिए, और E माइनस क्यू का भी हमें परिणामी विद्युत क्षेत्र चाहिए। जब हम दोनों का सदिश योग कर देंगे तो हमें बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें कैसे करना है, तो हम एक चीज जानते हैं। अब हम इसका ये मॉडुलस वाला साइन हटा देते हैं, हम सिंपल परिणामी विद्युत क्षेत्र को इस प्रकार लिख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप एक बात देखिए, क्योंकि E प्लस क्यू E माइनस क्यू दोनों समान है तो इनके साइन थीटा और कॉस थीटा भी कंपोनेंट समान है, तो हम दोनों को अलग अलग ना लिख के किसी भी एक का दुगना कर देते हैं। हम इसको लिख देते हैं 2E प्लस क्यू कॉस थीटा। क्यों स्टूडेंट, चाहे तो आप E माइनस क्यू ले लेते हैं क्योंकि दोनों ही विद्युत जो क्षेत्र के घटक हैं दोनों समान होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें cos थीटा की और E प्लस क्यू की जो वैल्यू होगी वो निकालेंगे। E प्लस क्यू और cos थीटा ये दोनों हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम E प्लस क्यू को देखेंगे कि E प्लस क्यू सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है या जो सूत्र होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, उसके बाद होता है Q/r²। तो Q चाहे आप ये ले लें चाहे ये ले लें, क्योंकि हमें से परिमाण लेना है, हमें साइन नहीं लेने, तो हम कहेंगे Q, कोई भी Q आप ले सकते हैं, इसे प्लस माइनस नहीं लगाना, अपॉन में r²। तो बच्चों r² हम कितनी लेंगे, अगर हम इस बिंदु का नाम कुछ रख दें, हम इसका Q रख देते हैं नाम, चूंकि हमने चलो Q नहीं हम R रख देते हैं, R और S। तो बच्चों अगर R और P वाला जो हम दूरी देखें या P और S वाली दूरी देखें, ये दोनों बराबर होंगी और ये कितनी होंगी बच्चों, तो हम जानते हैं अगर यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा दें तो ये होगा r² प्लस a² का अंडर रूट। तो हम कह सकते हैं जो AP या RP का मान होगा RP बराबर PS, ये बराबर होगा बच्चों अंडर रूट r² प्लस a²। तो ये आप जानते हैं पाइथागोरस लगाना, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अंडर रूट r² प्लस a² का होल स्क्वायर, हालांकि स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा। उसके बाद अभी हम cos थीटा को नहीं छेड़ेंगे, cos थीटा को हम एज इट इज रखेंगे और इस इक्वेशन को मान लेंगे इक्वेशन 3। तो स्टूडेंट्स अब हम देखें हमें इक्वेशन 3 मिल गई है। अब इसमें हम एक बहुत ध्यान से देखेंगे, एक तो हमें क्या करना है, ये हम टर्म हटा देंगे, क्योंकि अंडर टर्म का मतलब है अंडर रूट हटा देंगे, और हम cos थीटा का मान भी निकालेंगे। तो इक्वेशन 3 को हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, ये आ जाएगा Q और हम यहाँ लिखेंगे r² प्लस a²। इस प्रकार cos थीटा का मान अभी हमने नहीं निकाला है तो हमें cos थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा का मान कैसे निकलेगा बच्चों, अगर हम cos थीटा का मान किसी भी ट्रायंगल से ले लें, RPO या POS, किसी भी ट्रायंगल से, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल RPO। तो हमने कोई भी ट्रायंगल अगर ले सकते हैं। तो बच्चों cos थीटा हम जानते हैं, cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आधार क्या है बच्चों a, और जो कर्ण है इसका वो क्या होगा बच्चों, वो होगा जो हमारे पास ये दूरी है अंडर रूट r² प्लस a²। तो हम लिख देंगे इसको a अपॉन अंडर रूट r² प्लस a²। तो ये किसका मान हुआ बच्चों, cos थीटा का। तो इस प्रकार हमने cos थीटा का मान निकाल लिया। अब इस cos थीटा का मान हम इक्वेशन 4 में रख सकते हैं। तो हम कहेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r² प्लस a², और बच्चों ये आ जाएगा a और नीचे आ जाएगा अंडर रूट r² प्लस a²। बच्चों इस इक्वेशन का नाम इक्वेशन 5 रख देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चों हमारे पास हमने देखा हमें काफी हद तक जो हमारे पास हम कह सकते हैं नेट विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी हमें इस समीकरण को थोड़ा सा सिंपल करना है। तो थोड़ा सिंपल करने के लिए हम इसे सॉल्व करें। तो बच्चों ये अगर हम देखें r² प्लस a² की पावर कितनी है बच्चों, 1, और ये अंडर रूट का मतलब होता है हाफ। तो हम क्या करेंगे, E नेट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA। तो बच्चों हम इसे लिख सकते हैं r² प्लस a² की पावर 3/2।
ठीक है बच्चों, क्योंकि हाफ और 1 हो जाएंगे 3/2। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या किया बच्चों, इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास कोई चीज छुट्टी है, तो हमारे पास एक चीज छुट्टी है, चूंकि ट्वाइस हमारे पास चल रहा था, तो यहाँ पे 2 आएगा ही आएगा, यहाँ पे 2 चलेगा बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, तो अब ध्यान से एक चीज देख लें, इस इक्वेशन में अगर हम 6 रख दें, तो हम जानते हैं जहां भी हमें 2q into a मिलता है, उसे हम क्या रखते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं p बराबर q into 2a, इस तरीके से। तो हम q into 2a को बोलेंगे p, तो ये हमारे पास आ गया E net इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2। इस इक्वेशन में हमने 6 रख लिया। तो मैंने आपको बताया था कि द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, विद्युत द्विध्रुव के सारे डेरिवेशन द्विध्रुव आघूर्ण की टर्म्स में ही निकाले जाते हैं। तो बच्चों अब हमें थोड़ा सा इस इक्वेशन को और सिंपल करना है, क्योंकि ये इक्वेशन हमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कॉम्प्लिकेट सी लग रही है, यानी इसमें थोड़ा सा हम चीज़ों को सिंपल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चों मैंने आपको बताया था जो A होता है वो द्विध्रुव की आधी लंबाई होती है, और जो R होता है वो बिंदु होता है जहाँ पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना होता है द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, यानी सेंटर पॉइंट से। तो हम कह सकते हैं कि R जो है ग्रेटर देन A होगा ही होगा। तो बच्चों अगर R ग्रेटर देन A है तो R स्क्वायर तो और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि A स्क्वायर को हम क्या करते हैं बच्चों, नगण्य मान लेते हैं, नगण्य, R स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं इस प्रकार। ठीक है स्टूडेंट, तो जब A स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं तो क्या होगा हमारे पास बच्चों, A स्क्वायर हमारे पास नगण्य हो गया और हमारे पास आ गया E नेट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P। जरा ध्यान से देखें, A स्क्वायर अगर यहाँ से हट जाएगा तो R स्क्वायर बचेगा और इसकी पावर बचेगी 3/2। ठीक है स्टूडेंट, इस 2 से हम ये 2 काट सकते हैं। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्या बचा, हम देखें जरा, E net is equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों ये हमारे पास आया P और अपॉन में आया R3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या है बच्चों हमारे पास, ये जो हमें इक्वेशन मिली, अगर इसका नाम हम A रख दें तो बच्चों ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र जो हमने बिंदु P पे निकाला विद्युत द्विध्रुव का विषुवतीय तल पर। ठीक है बच्चों, ये अभी एक हम कह सकते हैं कि सदिश रूप नहीं है, ये सिर्फ परिणाम बता रहा है। ठीक है, अगर इसका हम सदिश रूप देखें तो हम सदिश रूप कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे सदिश रूप मिलेगा हमें वेक्टर का साइन लगा के, और बच्चों इसे हम कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम P पे वेक्टर लगाएंगे और ये हमारे पास हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें हम देख सकते हैं अगर जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उतने ज्यादा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र भी होगा। ठीक है बच्चों इसमें मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थोड़ा अगर हम गौर करें तो हमने अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला था और जो विषुवतीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाला है। अगर हम दोनों की कंपेरिजन करके देखें तो हम देखें जो अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र आता है, ये अक्षय बिंदु पर है बच्चों, और इसमें आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ये देखिए, तो बच्चों दोनों की कंपैरिजन हम करके देखें तो अक्षय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है, और अगर हम विषुवतीय तल पे बिंदु के विद्युत क्षेत्र को देखें तो बच्चों वो p अपॉन r3 आता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों, दोनों में डिफरेंस ये है कि अक्षय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विषुवतीय तल पर बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का दुगना होता है। तो हम इसे कह सकते हैं कि इसको हम अगर इस प्रकार लिखते हैं, E अक्षीय बराबर ट्वाइस E विषुवतीय, तो हमारे पास रिलेशन मिल जाती है हमें बच्चों। इस रिलेशन को हम ध्यान रख सकते हैं कि E अक्षीय बराबर E विषुवतीय। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने देख लिया कि हमने परिणाम भी निकाला, हमने उसका सदिश रूप वेक्टर फॉर्म में निकाली, और हमने अक्षय बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है और विषुवतीय तल पर विद्युत क्षेत्र उसकी एक रिलेशन भी निकाल ली। ठीक है स्टूडेंट्स।